या कोई भी लेक्चर अगर आपको लगता है छूट रहा है किसी बच्चे का, तो आपको मैंने बता दिया है कि हमारे यूट्यूब चैनल पे लेक्चर पड़े हुए हैं। आप वहाँ से ईज़िली देख सकते हैं। उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कैम्ब्रिज का ही चैनल है। आप वहाँ से ये सब अच्छे से देख सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? हमने पिछले क्लास में डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी लास्ट बात करी थी और उसके बारे में हमने बोला था कि एटम्स को भी क्लासिफाई किया जा सकता है, उसका नाम है सब एटॉमिक पार्टिकल। इसका क्या नाम है? सब एटॉमिक पार्टिकल। और सब एटॉमिक पार्टिकल को भी हमने देखा है कि 2 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। एक पार्ट का नाम है स्टेबल पार्टिकल, दूसरे का है नॉन स्टेबल या इसी का नाम है अनस्टेबल पार्टिकल। स्टेबल पार्टिकल वही है जो आज के डेट में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, जो आपके आसपास में सराउंडिंग घूमते रहते हैं, आप जानते हैं। पॉजिट्रॉन, मेसॉन, मेसॉन प्लस न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, ये सारी चीज़ें जो है अनस्टेबल पार्टिकल है। इन सबों का यूज़ हम न्यूक्लियर वीपन्स में करते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने आपको बोला था पिछले क्लास में, एग्ज़ाम्पल के लिए पिछले क्लास में मैंने बोला था एक फ़िल्म देख लेंगे जीआई जो, तो शायद आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जीआई जो एक अच्छी फ़िल्म है, इसकी ज़रा सा आप अपने लेवल पे कभी टाइम मिले तो देख लेना। सब कुछ करना चाहिए और बेहद बेवकूफ़ बनाते हैं जो कहते हैं दिन-रात बस पढ़ते रहते हैं। ठीक है? तो ऐसा कुछ नहीं। इसके बाद अगर हम बात करें चलो थोड़ा लिख लेते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में पहले 2 लाइन, फिर मैं थोड़ा बताता हूँ। लिखेंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में, लिखेंगे Dalton's concept was related with Dalton concept was related with indivisibility। क्या लाइन बोल रहा हूँ जरा एक बार देख लें। जैसे एक होता है कैसे कहें उसको? हाँ, ऐसे लिखना इंडिविजिबिलिटी, लिखना वहाँ पे डिजिबिलिटी ऑफ एटम, ऑफ एटम, एटम एंड द मेन पॉइंट्स आर, एंड द मेन पॉइंट्स आर, एंड द मेन पॉइंट्स आर, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे atoms is the smallest particle, atoms is the smallest particle of an element, of an element which cannot be further divided, which cannot be further subdivided. Atom is the smallest particle of an element which cannot be further subdivided. Second point लिखना है atom of same element, second point लिखना है atom of same element are similar, are similar, are similar लिखा आप लोगों ने, but different, but different from other element, but different from other element, but different from other element. थर्ड पॉइंट लिखेंगे atoms, थर्ड पॉइंट लिखेंगे atoms of different element, atoms of different Can element। you repeat second point? दोबारा बोल रहा हूँ atoms, सेकंड पॉइंट है atoms of same element are similar but different from other element, but different from other element। थर्ड पॉइंट है atom of different, atom of different element, atom of different element will combine, will combine in the simple ratio, in the simple ratio, in the simple ratio and form compound, and form compound, and form compound। ये जो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है इसको आपको कॉपी करना है, इतनी बातें कॉपी करनी है बस। Mg plus O2 gives MgO, ब्रैकेट में लिखा हुआ है UBE अनबैलेंस इक्वेशन, नीचे लिखा हुआ है BE बैलेंस इक्वेशन। राइट हैंड साइड की बातें बस हमें कॉपी करनी है। देखेंगे फोर्थ पॉइंट इसके बाद, फोर्थ पॉइंट लिखना है एटम्स कैन नेवर बी क्रिएटेड nor destroyed, atoms can never be created nor destroyed, never be created nor destroyed
ठीक है, फुल स्टॉप। पैराग्राफ जरा चेंज करके शुरू से लिखना है, पैराग्राफ जरा चेंज करके शुरू से लिखना है आपको। लिखेंगे ऑल द अबव पोस्टुलेट ऑफ, लिखा ऑल द अबव पोस्टुलेट ऑफ ऑफ Dalton's, all the above postulate of Dalton's are disregarded because फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे बिकॉज के बाद नीचे से पहला पॉइंट लिखेंगे atoms can divided into इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, यहाँ लिखा पड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। सेकंड पॉइंट लिखेंगे atoms of same element can be different because of existence of isotopes, because of existence of isotopes वहां पे छोटा सा एक हेडिंग ये बनाना है, आइसोटॉप्स के पास ये एक छोटा सा हेडिंग बनाना वहां। ये एग्जांपल्स हैं, ये सब क्या है एग्जांपल्स हैं, ये कॉपी करना है आपको। ये कॉपी करना है, वो 16 सॉरी ये 16 है, वो 16 वो 17 वो 18 हम देख सकते हैं। तीनों का एटॉमिक नंबर कितना है 6 है, तीनों का सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड डिफरेंट नंबर ऑफ मास नंबर लिखा हुआ है, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट नंबर ऑफ मास नंबर। मैं एक बार फिर से बोलता हूँ, आइसोटॉप्स पिछले क्लास से अब तक की क्लास में हमने 10 बार बात कर लिया है कि आइसोटॉप्स उसे बोलते हैं जिसके पास सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन हो। आपको याद होगा पिछले क्लास में हमने बोला था कि अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ हो तो इसको बोलते हैं मास नंबर, और इसको हम लोग बोलते हैं जेड को एटॉमिक नंबर, और इसको बोलते हैं एलिमेंट। और हमने पिछले क्लास में बात कर लिया कि एटॉमिक नंबर की हम लोग क्या बोलते हैं प्रोटॉन बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं हम प्रोटॉन बोल रहे हैं। तो जितना जेड की वैल्यू क्या होना चाहिए आइसोटॉप्स होने के लिए, जेड की वैल्यू सेम होनी चाहिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ए की वैल्यू डिफरेंट होना चाहिए, ये हमने देख लिया है, और ए माइनस जेड ऑल्सो क्या होना चाहिए डिफर होना चाहिए। यहाँ पे ए ये है आप देख सकते हैं, और जेड ये है, सॉरी जेड ये नीचे वाला है, ये ऊपर है, जेड नीचे वाला है और ये ऊपर है। आप दोनों का डिफरेंस देखिए 6, इधर वाले में राइट हैंड साइड में 6 सी 14 में देखेंगे 8 आएगा। दोनों का जेड कैसा है सेम है, दोनों का ए कैसा है डिफरेंट, आइसोटॉप्स हो गया। थर्ड पॉइंट लिखेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ, थर्ड पॉइंट लिखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन स्टैचोमेट्रिक कंपाउंड। चलो यहाँ लिख रहा हूँ एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन स्टोइचियोमेट्रिक, आज से इसे बोला करेंगे एनएससी कंपाउंड, एनएससी कंपाउंड इसका नाम है, नॉन स्टैचोमेट्रिक कंपाउंड जिसको हम लोग एनएससी बोला करेंगे। स्क्रीन पे अगेन थोड़ा सभी बच्चों को देखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। स्क्रीन पे देखें, आपने अभी तक क्लास 10th तक जरा प्लीज यहाँ देखें ऐसे कंपाउंड देखा होगा जैसे H2O, स्क्रीन पे देखना है जिसका रेशियो 2:1 है, जैसे FeO 1:1 है। जैसे आपने और एग्जांपल के बारे में बात करें तो लिखा होगा Fe2O3, इसका रेशियो है 2:3। देखते चलो जरा स्क्रीन पे Fe3O4, इसका रेशियो है 3:4। इसी तरीके से और भी कंपाउंड जैसे SO3 1:3, इन सभी कंपाउंड का जो रेशियो है दिखाई दे रहा है कि एक सिंपलेस्ट इंटीजर है। यहाँ पे कैसा है सिंपलेस्ट इंटीजर वैल्यू है। जब कहीं ऐसा दिखाई दे, क्या दिखाई दे, इसका रेशियो कैसा है सिंपलेस्ट इंटीजर वैल्यू है। जब भी कहीं ऐसा दिखाई दे तो ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड, स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड जिसे हम बोला करेंगे SC। ये जरा पहले कॉपी करना है उसमें
एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन स्टैचोमेट्रिक कंपाउंड के अंदर पहले ये लिखना है आपको जरा जल्दी से, फिर मैं बताता हूँ नॉन स्टैचोमेट्रिक कंपाउंड क्या होता है। देखते हैं आगे, कहीं ऐसे कंपाउंड में दिखाई दे, जरा देखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे एक कंपाउंड दिखाई दिया Fe पॉइंट, जरा यहाँ देखना है प्लीज, ये लिखा हुआ है 0.93O। कहीं ऐसा दिखाई देता है Fe 0.98O, Ni 0.98O। तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं नॉन स्टैचोमेट्रिक कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड का नाम है नॉन स्टैचोमेट्रिक कंपाउंड। नॉन स्टैचोमेट्रिक कंपाउंड कौन है? जिसका रेशियो सिंपलेस्ट इंटीजर वैल्यू में ना हो, फ्रैक्शन में हो। वन सेकेंड एक बार रिपीट कर रहा हूँ। नॉन स्टैचोमेट्रिक कंपाउंड उसे बोलते हैं जिसका रेशियो सिंपल इंटीजर वैल्यू में ना हो, कैसा हो? फ्रैक्शन में हो। हम अगर इस वाले एग्जांपल को लेके अगर देखेंगे तो इस वाले एग्जांपल का जो रेशियो है 0.93:1 है, यहाँ पे 0.98:1 है, यहाँ भी 0.98:1 है। सिंपलेस्ट इंटीजर वैल्यू नहीं है, तो ऐसे वाले को बोलेंगे नॉन स्टैचोमेट्रिक कंपाउंड। प्रीवियस जेई और नीट में थोड़ा काफी इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूँ, ध्यान सुन लें। प्रीवियस जेई और नीट में नॉन स्टैचोमेट्रिक कंपाउंड में पूछा हुआ परसेंटेज या ऑक्सीडेशन नंबर। कई क्वेश्चनों में ऑक्सीडेशन नंबर पूछता है और कई क्वेश्चनों में परसेंटेज पूछता है। तो हम धीरे धीरे वहां पहुंचेंगे, वो बहुत दूर है, वहां पहुंचने में हमें 2-3 महीने लग जाएंगे, 3 से 4 महीने लग जाएंगे। तो जब वो आएगा तो मैं एक बार खुद आपको बोलूंगा कि मैंने मोल कंसेप्ट की क्लास में नॉन स्टैचोमेट्रिक कंपाउंड को हल्का सा डिफाइन किया था, और आप जैसे ही नोट्स में देखेंगे तो एक्यूरेट सब कुछ लिखा हुआ होगा। लास्ट पॉइंट लिखेंगे एटम के बारे में। एटम कैन बी क्रिएटेड, लास्ट पॉइंट लिखेंगे एटम कैन बी क्रिएटेड with the help of with the help of artificial radioactivity, with the help of artificial radioactivity, with the help of artificial radioactivity, with the help of artificial radioactivity। आज के दिन में आप अगर, अभी तो बच्चे हैं, बहुत ही छोटे क्लास में हैं आप, धीरे धीरे जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे, फ्यूचर की ओर तेजी से भागेंगे, देखेंगे चीजों को, समझेंगे, तो आपको रियलाइज होगा ऐसा आज के 10-12 साल बाद। तब तक तो आप मेरे से काफी यंग हो जाएंगे, काफी स्मार्ट आपकी पर्सनालिटी हो जाएगी। इनफैक्ट मैं ये भी बोल सकता हूँ कि आपकी जो थिंकिंग एबिलिटी है मेरे से 100 गुना फास्टर काम करेगा। किसी भी दो, एक मेल फीमेल के जो रिलेशन है, सेक्सुअल रिलेशनशिप से जो नया प्रोडक्ट उसका आता है वो हमेशा फास्टर रहता है अगली पीढ़ी से, क्योंकि एक पीढ़ी में दूसरी पीढ़ी में काफी गैप हो जाता है, एज गैप काफी ज्यादा रहता है, तो अगला प्रोडक्ट उसका काफी फास्टर रहता है। आप पिछले 2-4 किसी के भी खानदान का रिकॉर्ड निकाल के अपने घर पे देख लीजिए, अपने घर का निकाल कर देख लीजिए, तो आपको पता चलेगा कि उसके फादर, फिर आपके फादर, फिर आपको लगेगा उसमें रेट ऑफ रिएक्शन या थिंकिंग एबिलिटी बहुत फास्टर है। तो ऐसा इन फ्यूचर आपको दिखाई देगा, या अभी भी गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं। फ्यूचर में तो बहुत आगे निकल जाएगा, लेकिन अभी आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको दिखाई देगा। हर साल कोई ना कोई कंट्री न्यूक्लियर वेपन्स बनाती है। न्यूक्लियर वेपन्स आज के डेट में ऑलमोस्ट सभी कंट्री के पास है। इंडिया ने भी अपना एक इम्पोर्टेंस बना रखा है। इसके बाद जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स बनते हैं तो इनको गवर्नमेंट ने, यानी मतलब जिस तरह हमारे पास एक सुप्रीम कोर्ट है, इसी तरीके से आगे वर्ल्ड लेवल पे होता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। पर जरा मैं इधर बोलता हूँ, आईसीजी बोलते हैं इसको, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। सारे कंट्री को क्लेम करना होता है किसके पास कितने न्यूक्लियर वेपन्स हैं, मतलब कितने न्यूक्लियर बम वगैरह हैं, वो बताते हैं। ऐसा माना जाता है कि अमेरिका के पास सबसे ज्यादा है, देन रूस। इस तरीके का ये सीटीबीटी ये सब मैंने थोड़ा सिविल सर्वेंट के टाइम में पढ़ा था, आपको बता रहा हूँ। इसके बाद भारत के पास कितना है इसने अपना आइडेंटिफाई नहीं करा है, लेकिन इनके पास भी कुछ ना कुछ 100% होगा। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो पा रहा हो, क्योंकि इंडियन न्यूक्लियर पॉलिसी मैंने पिछले क्लास में आपसे बोला था कि अगर आपने हमारे ऊपर थोड़ा भी न्यूक्लियर अगर अटैक करते हैं, न्यूक्लियर अटैक करते हैं आप, तो हम आपके ऊपर 100% डिस्ट्रॉय का अटैक करेंगे। ऐसा ये गूगल पे सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि वो दो ही तरीके से कोई कंट्री एक दूसरे से वार करेगी, या तो न्यूक्लियर वेपन से करेगी या बायोलॉजिकल वार करेगी। जैसे कोविड-19 भी एक ऐसा है, बायोलॉजिकल वार है। आप जानते हैं कोई भी कंट्री में अब आर्मी से अटैक नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने सुना होगा वर्ल्ड का सबसे मोस्ट पावरफुल आर्मी जो है इज़राइल के पास है, जिसने एंटी न्यूक्लियर
या सॉरी एंटी मिसाइल सिस्टम उसने बना रखा है, मतलब उसने बॉर्डर पे, जैसे ये मैं यहाँ पे जरा बता रहा हूँ, ये इजराइल है। इन फ्यूचर अगर आप आगे पढ़ना अगर अपने जीवन में, तो इजराइल को जरूर पढ़ना। वर्ल्ड का सबसे, मतलब कैसे बताऊं, ऐसी मतलब एक कौम है, एक ऐसी जात है ये, जो इजराइल होते हैं, यहूदी होते हैं, ऐसी कास्ट, ऐसी जात है इनका कि आज तक कोई इनसे ज्यादा कट्टर पैदा नहीं हुआ है। हम लोग मानते हैं कि इस्लाम यानी मुस्लिम जो बहुत कट्टर होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कट्टर यही है इजराइल। इजराइल ने रातों रात, आपको बताऊं, कई लोगों को मतलब प्याज के तरीके से काट के फेंक के अपने अपना वजूद बनाया, अपनी पहचान बनाई है। इजराइल ने क्या कर रखा है, मान लेते हैं इजराइल का ये बॉर्डर है, तो इजराइल ने इस पूरे बॉर्डर पे एंटी मिसाइल सिस्टम लगा रखा है। मतलब जैसे ही यहाँ से कोई मिसाइल एंट्री लेगी और यहाँ आर्मी का जवान यहाँ खड़ा है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मिसाइल आते ही अपने यहाँ खत्म हो जाएगा, मिसाइल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इजराइल से इंडियन गवर्नमेंट ने शायद कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, अगले 10-15 सालों में भारत सरकार भी अपने पास हर बॉर्डर पे लगाएगी, ताकि कोई भी आदमी, कोई चिड़िया, कोई ड्रोन, कोई किसी भी तरीके का चीज अगर इंडिया में एंटर लेता है, तो वहीं से वहीं खत्म हो जाएगा, नामो निशान नहीं रहेगा यहाँ। तो एनीवे गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है। तो न्यूक्लियर वेपन्स में इसका काम होता है, बायोलॉजिकल वार्स में आजकल आ रहे हैं इन सबों के यूज, और बायोलॉजिकल वार भी अब हर कंट्री करेगी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हो गया। वापस अपने सिलेबस पे जरा हम आते हैं। एक टॉपिक हमारा देखते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल, काफी इंपॉर्टेंट है। अब फिर से मूल कंसेप्ट की ओर हम लोग आ जाए, जरा सा देखते हैं। ये लिखा हुआ है फंडामेंटल पार्टिकल, जिसका नाम है स्टेबल पार्टिकल। अगर हम सर फंडामेंटल फोर्थ पार्टिकल, पॉइंट क्या है? फंडामेंटल पार्टिकल अपना म्यूट करेंगे अपने आपको, नहीं तो मैं सर म्यूट करूंगा फोर्थ तो पॉइंट क्या है? फोर्थ फंड, पॉइंट। फंडामेंटल पार्टिकल मैंने बोला है, या हमने बोला है स्टेबल पार्टिकल। देखते हैं क्या है फंडामेंटल पार्टिकल। यहाँ लिखा हुआ है फंडामेंटल पार्टिकल। ये टेबल थोड़ा छोटा सा हम बनाएंगे आपको याद रखने के लिए। वैसे तो मुझे मान के चलना चाहिए था आपको सब आता है, लेकिन मैंने आपको बताया कि मैं शुरू से बिल्कुल पढ़ाता हूँ किसी भी बैच में। किसी भी बैच में मैं मान के चलता हूँ कि बच्चे भूल जाते होंगे, तो शुरू से पढ़ा देना चाहिए। यहाँ लिखा हुआ है चार्ज, मास चार्ज, और यहाँ लिखा हुआ है फंडामेंटल पार्टिकल। सबसे इंपॉर्टेंट या पहला फंडामेंटल पार्टिकल का नाम है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है वो 9.1, यानी मास होती है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये हमने क्लास 9th और 10th की क्लासों में पढ़ा है, लेकिन मैंने जानबूझ के दोबारा लिख लिया है। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है -1.6 इंटू -10⁻19 कोलम होता है, जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अगर हम प्रोटॉन के मास के बारे में बात करेंगे, तो प्रोटॉन का जो मास होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg, इंटू 10⁻27 kg होता है। और इसका भी जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है। एक बार जरा मैं रिपीट कर दूं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज बराबर होता है। ये माइनस और प्लस जो है मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड मतलब उसका साइन माइनस है और इसका साइन प्लस है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि +1.6 इंटू 10⁻19 के जो चार्ज है बहुत ज्यादा है -1.6 इंटू 10⁻19 से, ऐसा कहीं नहीं है। दोनों के चार्ज कैसे हैं, बराबर है। इसके बाद हम थर्ड के बारे में बात करेंगे, तो न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन की वैल्यू होती है 1.67। इसका भी मास बिल्कुल प्रोटॉन जैसा होता है, यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चार्ज बराबर होगा और न्यूट्रॉन का मास बराबर होगा। और न्यूट्रॉन का जो चार्ज होता है वो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। आप लोग अपना कैमरा ऑन कर लें इज्जत के साथ, अदरवाइज मुझे मतलब क्लास से बाहर करना पड़ेगा, क्योंकि हमें भी आगे आपको बताऊं, ये मतलब वीडियो जो मैं भेजता हूं तो आप भी देखते हैं, और इसके अलावा स्कूल के मैनेजमेंट के भी लोग देखते हैं कि बच्चे क्लासेस कर रहे हैं तो उनकी बिहेवियर और हरकतें कैसी हैं। ड्यूरिंग लेक्चर तो मैं कोशिश करता हूँ किसी बच्चे को ना बोलूँ, मैं सोचता हूँ बस पढ़ाऊँ, इससे ज़्यादा मेरा कोई रोल नहीं होना चाहिए। लेकिन बच्चों को पता नहीं धीरे धीरे अकल आ जाएगी। ये फंडामेंटल पार्टिकल है जिनका मास और चार्ज हमने देख लिया है। एक थोड़ा सा ऊपर आके टॉपिक को देखते हैं, जरा सभी बच्चे स्क्रीन पे देखें। हमने यहाँ पे कुछ टॉपिकों के नाम लिख रखे हैं, जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, जैसे ये रहा, यहाँ पे देखिए, ये जो है, इन टॉपिक को आप खुद घर पे पढ़ लेंगे, मतलब वैसे ही मैंने सब पढ़ा दिया है। पिछले क्लास में एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, सब डेफिनेशन मैंने समझाया है। एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, मैंने सब समझा दिया है। इसको आप पेंसिल से एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, प्रूफ रीडिंग कर लेना, हमारे अब किसी काम का नहीं है। जितना काम का था मैंने सारी बातें निचोड़ के यहाँ लिखवा लिया है और पढ़ा लिया है, बाकी सब रद्दी है, किसी काम के नहीं। इसके अलावा एसआई यूनिट, एमकेएस, सीजीएस, जब जब टाइम टू टाइम इनकी नीड होगी मैं इनके बारे में बात करूंगा। जैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में लेंथ के बारे में हम बात करेंगे, या हम लोग डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। लेंथ और डिस्टेंस दोनों सेम है, तो आर्मस्ट्रॉन्ग, नैनोमीटर, फर्मी,
मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, क्यूब्स, ये सब क्या क्या होता है, ये सब मैं आपको धीरे धीरे सिखाऊंगा। लेकिन जितना हमारे पास नीड है उतना ही पढ़ेंगे, बाकी सब फालतू है। एसआई, एमकेएस, सीजीएस, ये सब आप घर पे पेंसिल से पढ़ लेना, ये सब हमारे किसी काम का नहीं। सेकंड बात, पहली बात ये थी। सेकंड इंपॉर्टेंट बात ये है कि एसआई, एमकेएस, सीजीएस के बारे में हमारे मृत्युंजय सर या जो फिजिक्स आपको जगत सर पढ़ा रहे होंगे, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है, दोनों टीचरों में जो भी पढ़ाएगा वो लोग एक चैप्टर पढ़ाएंगे, यूनिट एंड डायमेंशन नाम का एक चैप्टर लिखा हुआ 11th का, पहले पढ़ाना चाहिए। फिजिक्स के अच्छे टीचर की पहचान है वो पहले पढ़ाए। यूनिट डायमेंशन, किसी भी सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या यूनिट होगा, वो सब यही यूनिट है। यूनिट एसआई, एमकेएस, सीजीएस, और डायमेंशन इसका क्या होगा वो सब वो लोग बात करेंगे। तो वेक्टर, डायमेंशन, यूनिट, ये सब लोग फिजिक्स में बात करेंगे, तो आपको सारे टॉपिक वहाँ पे फिजिक्स में दिखाई देंगे। हालांकि सिग्निफिकेंट फिगर, राउंड अप भी फिजिक्स में पढ़ाएंगे, लेकिन मैं आपको पूरा डिटेल में एक बार पढ़ाऊंगा क्योंकि उनसे प्रीवियस में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पे और हम लोग थोड़ा न्यूमेरिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को जरा सा देखेंगे जो हमारे काम का है। ठीक है, लिखना है थोड़ा आपको क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, कैलकुलेट, प्रीवियस जेई का क्वेश्चन है। कैलकुलेट चार्ज, कैलकुलेट चार्ज ऑन, calculate charge on 1 mole of electron, calculate charge on 1 mole of electron। वेट करें जरा, देखें यहाँ, मुझे ये चैप्टर यहीं से शुरू करना था जो मैं अभी लिख रहा हूँ। अभी 10-15 मिनट जो मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा मुझे मूल कंसेप्ट आके यहाँ से शुरू करना चाहिए, लेकिन बच्चों का लेवल बहुत ही डाउन रहता है क्योंकि 9th-10th में वो पढ़ के जो आता है वो किसी काम का नहीं रहता है। तो मैं हर साल पहले एटॉमिक मास से पढ़ाना शुरू करता हूँ, पिछले 2-3 सालों से। पिछले 5-6 सालों में तो मैं ऐसे ही पढ़ाता था जैसे मैं अभी लिखूंगा, लेकिन थोड़ा ये पार्ट बहुत मुश्किल है तो बच्चे दम तोड़ देते थे, तो मैंने थोड़ा एटॉमिक मास से शुरू करा है ताकि आपको पहले वो समझा पाऊँ। इजी टॉपिक फिर मुश्किल, तो ये टॉपिक जरा सब देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कैलकुलेट चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिस क्वेश्चन पे मैं ऐसे लिखूं जेई यूनिट आप भी लिख लिया करें ताकि एग्जैक्ट आपको याद रहेगा, ये क्वेश्चन प्रीवियस का रहता है। तो यहाँ पे जैसे हम लिखेंगे, जरा यहाँ देखो, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर हम बात करें तो इसका चार्ज क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मोल, in 1 mole into charge on electron, into charge on electron। अगर मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मोल के बारे में बात करूंगा तो आप जानते हैं कितना होता है, 6.023 into 10⁻23। आप जानते हैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होगी, 6.023 into 10⁻23। सर ये कैसे पता चले ये वैल्यू कितनी होगी, तो मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में, मेरी बात ध्यान से सुनते चलेंगे, बहुत मुश्किल है, बाद में किसी ने आगे पूछा तो कुछ भी बताऊंगा। ठीक है, मैंने आपको पिछले क्लास में बोला था कि हर चीजों को मेजरमेंट करने के लिए हमने यूनिट बना लिया है। फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, जैसे डजन, लीटर, मीटर, इस तरीके से हमने डिफाइन कर रखा है। इसी तरीके से एलिमेंट को, कंपाउंड को, किसी भी चीज को जो केमिस्ट्री से रिलेटेड है उनको मेजरमेंट करने के लिए हमने एक वर्ड डिफाइन कर रखा है जिसका नाम है मोल। और हमने बताया था कि मोल पिछले वर्ड में एटम्स के लिए डिफाइन होता है, आयंस के लिए डिफाइन होता है, मॉलिक्यूल के लिए डिफाइन होता है, इसके अलावा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए डिफाइन। हमने लिखा था 1 मोल इक्वल टू 6.023 into 10⁻23 पार्टिकल्स। पार्टिकल्स का मतलब था एटम, आयन, मॉलिक्यूल्स, फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को भी, प्रोटॉन को भी, न्यूट्रॉन को भी मेजरमेंट करने के लिए हम लोग ये यूज करते हैं। इसका मतलब है क्वेश्चन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 मोल लिखा हुआ है, इसका मतलब 6.023 into 10⁻23 लिखा हुआ है। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। चार्ज के बारे में बात करेंगे तो अभी हमने ऊपर चार्ज देखा है, आप जानते हैं कितना चार्ज होता है, 1.6 into 10⁻−19 कूलम। कई बच्चे से समझेंगे कि सर यहाँ तो माइनस लिखा हुआ था आपने लिखा नहीं, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया था कि दोनों के जो चार्ज है, माइनस और प्लस लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का, चार्ज दोनों सेम है, वो चार्ज का मैग्नीट्यूड है, मतलब बिहेवियर है कि एक प्लस में होता है और एक माइनस में होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक छोटा है और एक बड़ा है। जैसे प्लस 1.6 काफी बड़ा है, माइनस 1.6 ऐसा कहीं नहीं है, दोनों गलत है, ये दोनों के दोनों कैसे हैं, सेम है। तो चार्ज में माइनस का मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, चार्ज का केवल वैल्यू लेते हैं, और माइनस को हम अपनी मर्जी से ध्यान रखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कंसीडर का मतलब माइनस में लेना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस होता है। क्यों इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस है, प्रोटॉन का प्लस है, न्यूट्रल क्यों न्यूट्रॉन का होगा, ये सब हम धीरे धीरे आगे की क्लासों में डिस्कस करेंगे। अभी जब इनको हमने मल्टीप्लाई किया होगा, मैं जरा यहाँ लिखता हूँ, मल्टीप्लाई करने के बाद ये 96500 कूलम होगा। ये सब मुझे कैसे पता चला होगा, ये प्रीवियस में एक्सपेरिमेंटल डाटा है, ये गिवन वैल्यू है जो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। कितना लिखा हुआ है, 96500 कूलम, ये होता है जिसको आज से हम लोग बोला करेंगे 1 फैराड। जरा थोड़ा यहाँ देखना, फैराड एक साइंटिस्ट का नाम है, इस तरीके से लिखा हुआ है, कई बुक्स में FARDAY लिखा होगा, एक ही बात है। फैराडे एक साइंटिस्ट का नाम है और उस साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसका नाम है फैराडे लॉ, इस तरीके से नाम होगा, या फैराडे इलेक्ट्रोलाइटिक
मेथड इस तरीके से नाम है, जिसको हम क्लास 12th में एक चैप्टर है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, या इसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, हम वहां पे देखेंगे कि फैराडे ये पूरा प्रोसेस कैसे करता हुआ। सेम क्वेश्चन एक बार हम लोग क्लास 12th में करेंगे तो हमें थोड़ा भी क्लियर होगा। कम से कम ये जो क्वेश्चन हमने लिखा है 11 12 में हम 10 से 15 बार करेंगे तो हमें याद हो जाएगा। लेकिन अभी थोड़ा हम फैराडे वर्ड कहाँ से होगा, फैराडे साइंटिस्ट का नाम है जिसने कोई एक्सपेरिमेंट कराया, उस एक्सपेरिमेंट में जो टोटल चार्ज आया होगा 96510 कूलम आएगा। ये वैल्यू थोड़ा हमें याद रखना है, इक्वल टू 1 फैराडे होगा। यानी जो मैं कहना चाह रहा हूँ 1 मोल का जो चार्ज होगा 1 फैराडे बोलो या 96510 कितना कूलम बोलो, एक ही बात है। ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, इसको जरा कॉपी करना है, जल्दी से कॉपी करेंगे इसे। हो गया, हो गया, सबने लिख लिया? यस सर। ठीक है, देखते हैं आगे। थोड़ा यहाँ देखना है, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताऊंगा, थोड़ा ये समझना बहुत जरूरी है। अब मुझे पता है 10 बार बोलने के बावजूद भी आप सीधा बोलोगे नहीं समझ में आया, इसलिए दोबारा बोल रहा हूँ, पहले देख लो। हमें पता है कि सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो ये बनता है Na+ और इलेक्ट्रॉन बाहर इस तरीके से लिखा हो। कई बुक्स में इसको ऐसा भी लिखा होता है कि सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो बनता है Na+। मैं फिर से एक बार बोलता हूँ, इस सोडियम ने इलेक्ट्रॉन कैसे बाहर निकाला होगा, कैसे Na+ बनेगा, Na+ की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी, मतलब Na+ के नियरेस्ट नंबर कितने होंगे, ये धीरे धीरे हमें क्लासों में समझ में आएगा। धीरे धीरे का मतलब है कि पूरे 1.5-2 साल का ये प्रोसेस है, 2 साल तक हमें लगेगा समझते समझते। 2 साल में हम इतने इंटेलिजेंट हो जाएंगे, मतलब आप कि आपको समझ में आ जाएगा कि सोडियम से इलेक्ट्रॉन बाहर क्यों निकला, क्या रीजन था कि सोडियम इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा। मतलब जो रट्टा उट्टा मार के 9 10 से आते हैं वो यहाँ पे पूरा प्रैक्टिकली आपको दिखाई देगा, अभी सोडियम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया होगा, ऐसा निकलता है। इसी बात को हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि एक सोडियम एटम से, जरा यहाँ देखें, ये दोनों लिखने का मेथड सेम है, बस यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इलेक्ट्रॉन लिखेंगे तो यहाँ माइनस लिखेंगे और यहाँ प्लस लिखेंगे। यहाँ लिखा हुआ है कि 1 सोडियम में से, जरा थोड़ा ध्यान से देखना है, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो ये बना 1 आयन, 1 सोडियम आयन, ऐसा लिख देता हूँ। 1 आयन थोड़ा लिख देता हूँ, 1 सोडियम आयन बना, क्या बना ये 1 सोडियम आयन बना। देखिए 1 आयन बनाइए, 1 सोडियम आयन बना। इसी तरीके से अगर किसी बच्चे ने ऐसा लिख दिया, थोड़ा यहाँ देखना है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी 1 मोल ऑफ सोडियम में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 1 मोल ऑफ सोडियम, मैं थोड़ा ऐसे करके लिखता हूँ, ये लिखा हुआ है 1 मोल ऑफ सोडियम में से 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, थोड़ा ध्यान से सुनना है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, यहाँ बनेगा 1 मोल ऑफ Na+। ये लाइन क्या लिखा हुआ है, जरा मैं इधर बोलता हूँ, ये लाइन थोड़ा हमें समझना है, ये लाइन थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से 3-4 क्वेश्चन प्रीवियस में आया हुआ है। ये जरा देख लो क्या लिखा हुआ है। ये लाइन कुछ नहीं लिखा हुआ, ऊपर वाले की बस कॉपी कर दिया है, बस सब जगह मोल 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 लगा दिया बस। हम भी बोल रहे हैं कि एक सोडियम एटम में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो 1 आयन बनेगा। सिमिलर 1 मोल कोई मॉलिक्यूल लेंगे, 1 मोल कुछ भी ले लो जो आपको अच्छा लगता है, अगर उसमें से कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो हम बोलेंगे 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन बाहर गया, और जो अगला प्रोडक्ट बनेगा वो भी कितना बनेगा 1 मोल ऑफ Na+ बनेगा। सिमिलर अगर हम बोलेंगे 1 मोल ऑफ कोई एटम है और उसने 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लिया तो वो भी जो बनेगा 1 मोल ऑफ क्या बनेगा, आयन बनेगा। बेसिकली 1 मोल ऑफ एटम जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, 1 मोल ऑफ सोडियम हमने लिखा है, तो इलेक्ट्रॉन बाहर जाने का मतलब तो हमें मोल से इंट्रोड्यूस करना ही पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में भी मोल लिखा हुआ है, जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें भी हमें मोल यूज करना पड़ेगा। इसका मतलब अदर वर्ड में या बहुत ईजी वर्ड में बोलूँ तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि 1 मोल ऑफ सोडियम में से 1 मोल ऑफ Na+ आयन बनने में जो टोटल चार्ज लगता है वो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ना बोल के, अब इसको थोड़ा हम सिंपलेस्ट फॉर्म में बोला करेंगे, कितना 1 फैराडे लगा है, कितना लगा है 1 फैराडे लगा है, या इसी को हम बोल सकते हैं 96500 कूलम लगा हुआ है। कितना लगा हुआ है 96500 कूलम लगा हुआ है। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। अगर यहाँ तक आज तक की क्लास आपको समझ में आ गया हो तो जरा मुझे रिप्लाई करेंगे। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है,
एक और इम्पोर्टेंट बात जरा मैं आपको समझा दूँ, ड्यूरिंग लेक्चर जरा मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनना है। आपको 5-6 लेक्चर तो मैंने पढ़ा ही दिया है, मेरे बारे में आपको पता चल ही गया होगा मैं कैसे पढ़ाता हूँ और मेरा बोलने का तरीका क्या है, मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, नहीं पढ़ाता हूँ। बाकी किसी स्कूल में टीचर से पूछेंगे या किसी भी बच्चे से पूछेंगे प्लस 1 प्लस 2 में तो कोई भी बच्चा बोलेगा बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ। मैं अपने मुँह से नहीं कहना चाह रहा हूँ, मैं जो इम्पोर्टेंट बात है वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अगर मैं कोई बात बहुत मुश्किल बोल दूँ, अगर आपको लगता है ये वर्ड काफ़ी मुश्किल है, तो मुझसे बोल दिया करें, "सर एक बार दो दोबारा बोल दीजिए, मैं बोल दूँगा।" मैं इरिटेट नहीं होऊँगा। मुझे गुस्सा तब आता है जब कोई बच्चा एकदम सीरियस मुझे दिखाई नहीं देता है। तो आप अगर बोल देंगे तो मैं बता दूँगा, क्योंकि मैं पैसे लेता हूँ इसलिए गुस्सा आता है यार। नहीं तो कोई पैसे नहीं लेता तो गुस्सा नहीं आता। तो अगर आपको लगता है कोई मुश्किल वर्ड है या आपको लगता है बहुत टफ टॉपिक चल रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो मैं दोबारा बोल दूँगा। और सेकंड इम्पोर्टेंट बात ये है कि कोई बहुत इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि लग रहा है जैसे बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट कैसे पता चलता है कि इम्पोर्टेंट है? जो आपको नहीं आता है वो इम्पोर्टेंट है। बस सीधा-सीधा कांसेप्ट है। जैसे बोलूँगा ये इम्पोर्टेंट है, अगर आपको लगता है ये लाइन इम्पोर्टेंट है और आपको समझ में नहीं आ रहा, तो अपनी लोकल लैंग्वेज में हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी इसके अलावा जो भी आता हो, अरबी, उर्दू जो आपको आता हो, उसमें कॉपी में लिख लेना चाहिए। आपकी कॉपी है, कोई देखने नहीं आता। ये ऐसा इसलिए लिख लेना चाहिए, काफ़ी आगे कोर्स चलने के बाद हमें प्रॉब्लम आती है कि अरे ये लाइन कहाँ से आया? तो उस वक़्त कोई टीचर के पास फिर लेकर आता है, तो टाइम कंज़्यूम होता है और बच्चा अपने आप का भी टेंशन बढ़ाते रहता है। मैंने ड्यूरिंग लेक्चर जब मैं पढ़ता था, तो मैं इनफैक्ट आज भी मैं पढ़ता हूँ, तो अपनी लैंग्वेज में जो भी मदर टंग या किसी भी लैंग्वेज में मैं लिख के अपने हिसाब से रख लेता हूँ, ताकि हमें याद रहेगा। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप। अब क्वेश्चन थोड़ा हम लिखेंगे जो हमारे प्रीवियस में क्वेश्चन है। लिखना है कैलकुलेट चार्ज इन फैराडे, कैलकुलेट चार्ज इन फैराडे, फैराडे मतलब कैपिटल एफ, कैलकुलेट चार्ज इन फैराडे इन द फॉलोइंग, कैलकुलेट चार्ज इन फैराडे इन द फॉलोइंग। मैं जरा यहाँ कैलकुलेट करता हूँ, देखिए सभी बच्चे स्क्रीन। फर्स्ट क्वेश्चन मैं थोड़ा यहाँ लिखूंगा, 1 मोल ऑफ Na प्लस आयन। इसका मतलब जरा देखें क्या लिखा भाई। इसको मैं सॉल्व भी करता हूँ, फिर मैं 2-3 और बताऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। 2 में तो एकदम क्लियर हो जाएगा। इसका मतलब क्या, इसका चार्ज निकालना है और 1 मोल के लिए निकालना है। तो हमें पता है कि 1 मोल ऑफ Na प्लस आयन तब बना होगा, जरा मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ। इस क्वेश्चन में उसने केवल हाफ डाटा लिखा है और हाफ डाटा आपके दिमाग में चलना चाहिए। उसने बोला है 1 मोल ऑफ Na प्लस आयन बन गया, इसका चार्ज कितना होगा आपको बताना है। ये तब बना होगा जब 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन से मैं सॉरी 1 मोल ऑफ Na से 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन बाहर निकला होगा। और 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है हमने बात कर लिया, कितना होता है 1 फैराड। कितना होता है 1 फैराड। इसी तरीके से क्वेश्चन का जो सेकंड पॉइंट है जरा थोड़ा ध्यान से देखिए, 0.2 मोल काफी इंपॉर्टेंट है, देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है Mg2 प्लस आयन। थोड़ा यहाँ देखना है, कंफ्यूजन यहाँ रहती है। अगर इसके चार्ज के बारे में बात करेंगे तो चार्ज हम कैसे लेंगे, इसको लेने के लिए पहले देखेंगे कि किसमें से कैसे बना हुआ है। ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला होगा, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन बाहर निकला होगा। तो मैं यहाँ पे पहले लिखूंगा 2f यानी 2 चार्ज, और यहाँ 1 मोल के लिए क्वेश्चन फर्स्ट में 1 मोल लिखा हुआ है, 1 मोल ऑफ Na प्लस आयन, लेकिन इसमें लिखा हुआ है 0.2 मोल। तो इसमें हम क्या करेंगे, 0.2 मोल का मल्टीप्लाई करेंगे। कितना करेंगे, 0.2 मोल का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये आपको समझ में आ गया तो जरा थम्स अप साइन जल्दी से दिखाएंगे एक बार, अगर आपको ये समझ में पूरा लाइन अगर आ गया हो। ठीक है, ये जरा कॉपी करना है आपको। थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन में ये कॉपी करना है, 0.3 मोल ऑफ सल्फेट आयन। फोर्थ एक बार जरा मैं सॉल्व करता हूँ और उसको थोड़ा देख लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए फोर्थ के लिए जब चार्ज के बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन का मतलब है आना या जाना, बस इतना कंसेप्ट है। इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिया है, आपको तो पता ही केमिस्ट्री में जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, उसके ऊपर प्लस आ जाता है, आप जानते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, हमने पिछले क्लासों में देखा, उसके ऊपर कैसे आ जाता है, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, Cl पे माइनस आ जाता है। यानी सल्फेट ने 2 चार्ज लिया है, मतलब कितना, 2 फैराड इसने लिया है, और मोल का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन लिखेंगे, प्रीवियस का है, थोड़ा कर लेना, बाकी इसमें तो कुछ है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रीवियस का अगेन है, जेई का, काफी इंपॉर्टेंट है। लिखेंगे कैलकुलेट मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं जरा एक बार करता हूँ, स्क्रीन पे देखें अगेन इसको भी।
ये क्वेश्चन सब प्रीवियस में आए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके कहीं टेस्ट वेस्ट होगा, आप देखना यहीं से आएगा। आप किसी भी एग्जामिनेशन को दें, मैं बार-बार बच्चों से बोलता हूँ, सीधा-सीधा कंसेप्ट है। आप क्लास नोट्स को पढ़ के जाइए, यहीं से क्वेश्चन आएगा, चाहे आप किसी का भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें, किसी कोचिंग में ले जाकर पढ़ लेना, किसी भी कोचिंग को देख लेना। इंडिया में जितनी कोचिंग है, यहीं से आएगा, मैं इसकी 200% गारंटी देता हूँ। और अगर आपको ट्रस्ट नहीं हो, तो सीधा-सीधा कंसेप्ट है कि प्रीवियस ईयर्स जेईई का एग्जाम हुआ इसी साल, फरवरी में और मार्च में, उसको डाउनलोड कर लीजिए। और जिस बच्चे को जिसको मैंने पढ़ाया 11th-12th में, अगर आप दोनों में से दोनों सेक्शन के बच्चों को जानते हैं, उसको पर्सनली फ़ोन करिए, सारी कॉपी का उसका कॉपी माँग के लाइए और ज़ेरॉक्स करा के आप मेरे को फ़ोन करिए। मैं बताऊँगा किस पेज नंबर पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, सेम क्वेश्चन, सेम डाटा, सेम वैल्यू, सब कुछ आया हुआ है। 22 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन जेईई में इस बार थे, इसमें से 22 क्वेश्चन हूबहू क्लास नोट्स हैं, जिसका मैंने एक्सपेरिमेंटल एविडेंस भी क्लास में दिखाया था। सभी बच्चों ने एक्सेप्ट किया कि जी सर यहीं से आ रहा है। एक चॉइस है कि आप किसी बच्चे से पूछ के मेरे पास लेकर आएँ, उन्हीं बच्चों से पूछेंगे जो सीरियस हैं, जो पढ़ते हैं, टाइम पास वाले बच्चों से नहीं। उनको देख लेंगे और फिर मेरे पास लेकर आएँगे, मैं प्रूफ कर दूँगा। इसका मतलब है नोट्स को रिकॉल बार-बार करना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन बार-बार मैं क्यों बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है? क्योंकि ये याद नहीं रहता है। 6.023 लेंगे इंटू 10 टू पावर 23, फिर आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन का मास लेना पड़ेगा, मास इतना होता है। कहाँ से हमने मास लिखा? टेबल से लिखा है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये होता है 54.6, ज़रा देख लें, इंटू 10 टू पावर -8 केजी। ठीक है? इतना होगा 54.6 इंटू 10 पावर -8 केजी। इसी को जहाँ पे ये क्वेश्चन प्रीवियस में पूछा हुआ है, वहाँ पे म्यू ग्राम में पूछा हुआ है। म्यू ग्राम पिछले क्लास में हमने देखा है, म्यू के बारे में हमने देखा है इस तरीके से, और एमजी के बारे में देखा था, याद होगा। तो जब इसको म्यू में हम सॉल्व करेंगे तो कितना लिखेंगे? 0.546 म्यू ग्राम, मतलब म्यू केजी कर लेते हैं इसको, म्यू ग्राम से अच्छा है। इसको कर लेते हैं म्यू केजी, ये लिखेंगे, म्यू केजी प्रीवियस पूछा हुआ है। ये कॉपी करना है आगे। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी प्रीवियस जेईई का है, थोड़ा ये काफी इंपॉर्टेंट है। हाउ मेनी मोल्स, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विल वे ये लिखा हुआ है 1 केजी। हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विल वे 1 केजी। देखिए मैं करता हूँ, आपको तो बस अभी देखना है। स्क्रीन पे जरा देखें, अभी हमने सॉल्व किया था, मैं शायद इसको लगता है पूरा सॉल्व करना चाहिए, मैं करता हूँ एक बार। देखें आप 6.023 इंटू 10 टू पावर 23 इंटू, जरा प्लीज यहाँ देखेंगे, 9.1 इंटू 10 टू पावर -31 केजी, जो आया हुआ था कितना? 54.6 इंटू 10 टू पावर -8 केजी, इक्वल टू कितना वैल्यू है ये? 1 मोल है। ये क्वेश्चन जस्ट ऊपर वाले से हमने कॉपी किया है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। ये जो क्वेश्चन था कितना लिखा हुआ था? कैलकुलेट मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो मास है उसकी वैल्यू कितनी थी? 54.6 इंटू 10 टू पावर -8 केजी, जो पूरी लाइन हमने कॉपी किया है, इसका मतलब 1 मोल है। तो अगर मैं 1 केजी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए बात करूँ, कर्सर कहाँ है? ये देखो, 1 केजी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए अगर मैं बात करूँ, तो 1 केजी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 1 बाई क्या लिखूंगा? 54.6 इंटू 10 टू पावर -8, 54.6 इंटू 10 टू पावर -8, जिसको अगर थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दूं तो मैं लिख सकता हूँ 10 टू पावर 8 और नीचे लिखूंगा 54.6 मोल। 54.6 मोल, ये जरा कॉपी करना है। कॉपी कर लिया होगा, क्वेश्चन जरा से लिखेंगे। क्वेश्चन लिखना है अगेन, ये भी प्रीवियस जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, लिखेंगे हाउ मेनी मोल्स ऑफ प्रोटॉन ऑफ प्रोटॉन ऑफ प्रोटॉन विल वे ऐसे लिखना है जैसे लिखा हुआ है स्क्रीन पे देखें, WEIGH। हाउ मेनी मोल्स ऑफ प्रोटॉन विल वे 200 ग्राम, विल वे 200 ग्राम, विल वे 200 ग्राम। जल्दी से जरा सॉल्व करेंगे, आपके पास हमने 2 मिनट टाइम दे दिया है ताकि आपको भी लगे आप कर पाएंगे।
एक क्वेश्चन में जरा आपको फॉरवर्ड कर रहा हूँ 11th जो हमने ग्रुप बनाया है, 11th का न्यू ग्रुप, ठीक है। जरा उसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। मैंने ऐसी थोड़ा एक रैंडम आपको दिखाने की कोशिश करी है। ये क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे एक बार जरा सा व्हाट्सएप पे सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि प्रीवियस का क्वेश्चन कैसा रह रहा है। आपको थोड़ा ये भी थोड़ा समझना है ना, केवल रट्टा मारने से पढ़ने से थोड़ी ना होगा, आपको देखना भी पड़ेगा कि जो हम लोग पढ़ा रहे हैं क्या वो क्वेश्चन आते हैं नहीं आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमने आपको बताया Sir, है, I am not in that group. सब ग्रुप में नहीं है No, sir. तो आप सर हम उसमें BC/ES वाले ग्रुप में हैं हम। ओके ओके ओके। तो यार ये स्वयं कौन है? आप में नहीं है कोई। पुनीत है, मुस्कान है, गुरचरण है, दीपक है, अमरजीत है, तो जसविंदर नहीं है इसमें। तो ग्रुप को जरा एक बार मैं कॉपी करता हूँ, आप जरा एक बार मुझे मैसेज व्हाट्सअप करें हाय। जो काम पहले करना हो तो बहुत जरूरी है, यही सब तो पहले करना है क्योंकि सब ऑनलाइन चल रहा है। तो ये पुनीत ने मुझे फिर से क्यों भेजा है एडमिट करने के लिए? इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। कर लिया सर। आपको एक बार मैं जरा दोबारा क्वेश्चन नंबर 22 आपने देख लिया होगा सब लोगों ने, ठीक है, इजिली कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट जरा से आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को जरा मैं पहले सॉल्व कर दूं जो हमने आपसे बोला है। देखो कैसे करेंगे इसको। क्या करेंगे हम पहले एक गैड्रो नंबर लेंगे 6.023 इंटू 10⁻23 और इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ मेनी मोल्स ऑफ प्रोटॉन। तो प्रोटॉन के बारे में जरा देखेंगे कितना होगा 1.67 इंटू 10⁻27 kg इक्वल टू यहाँ पे बोल सकते हैं मास ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोटॉन। मैं ऐसा बोल सकता हूँ, बिल्कुल सही है। इक्वल टू कितना होगा ये 1 मोल होगा। मास ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू कितना बोलेंगे 1 मोल होगा। इसलिए जब 0.2 kg के 200 ग्राम लिखा हुआ है 200 ग्राम को हम केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं, कितना होगा 0.2 kg। 200 ग्राम को हमने किसमें कर लिया 0.2 kg कर लें, तो अगर 0.2 kg के लिए देखेंगे हम तो 0.2 और नीचे कितना लिखेंगे 1.67 इंटू 10⁻23। जरा यहाँ देखो 6.023 इंटू कितना लिखेंगे 10⁻23। 1.67 को जरा देखो, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इधर जरा हिंट में लिख रहा हूँ। 1.67 को हम लोग लिख सकते हैं 10/6। ये रफ है, मैं थोड़ा आपको ये समझाना क्यों चाह रहा हूँ, थोड़ा आपको भी क्लियर हो जाएगा। और न्यूमेरिकली सॉल्व करने के लिए जो 6.023 है इसको कितना लेना चाहिए 6। एक बार फिर से बोलता हूँ ऐसा हमने क्यों लिया है, हमारे पास जो प्रीवियस का क्वेश्चन होगा वो ऑप्शन में रहेगा, ऐसे ऑप्शन में रहेगा। तो हम क्या करेंगे अप्रॉक्स वैल्यू लेकर आते हैं और उसी के आसपास में टिक कर देते हैं। तो कैसे करेंगे 6.023 को 6 ले लेंगे। अब 1.67 हम फ्रैक्शन को इस तरीके से लेकर आएंगे 10/6। इस तरीके से जब हम लेकर आएंगे या कोई भी न्यूमेरिकल जब हमें सॉल्व करना है तो हमें करना है क्लियर ऐसा कि 10/6 3/6 4/6 मतलब कुछ भी हो इस तरीके की वैल्यू हमें कंसिडर करनी है, ठीक है। डेसिमल में हमें नहीं लिखना है, फ्रैक्शन लिखना है, डेसिमल में नहीं लिखना है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 200 मोल। ये जरा कॉपी करना है। और आगे बढ़ते हैं, मुश्किल क्वेश्चन 2-3 देखते हैं कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है थोड़ा सा, या कुछ एवरेज एटॉमिक मास तो पढ़ाई किया है आप, गैलो-सैक लॉ भी पढ़ाई किया है। एक बार जरा देखना एवरेज एटॉमिक मास में क्वेश्चन हमने CO CO2 का परसेंटेज निकालने के लिए किया है क्या, एक बार जरा नोट्स में देखिए क्वेश्चन ऐसा भी थोड़ा हमें कर लेना चाहिए। क्लास नोट्स में देखेंगे एवरेज मोलर मास में, सॉरी एवरेज मोलर मास में देखें आप कोई परसेंटेज ऑफ CO सैंपल का हमने क्वेश्चन किया है क्या? नहीं किया? नो सर। हाँ, एक तो एक क्वेश्चन जरा सा लिखना है और लिखना है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट लिखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। लिखना है एवरेज मोलर मास AMM ऐसे लिखना है ऑफ अ सैंपल कंटेनिंग AMM ऑफ अ सैंपल कंटेनिंग CO and CO2, CO कार्बन मोनोऑक्साइड एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड,
CO and CO2 is 32 once again मैं रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन पहले AMM average molar mass of a sample containing CO and CO2 is 32. Calculate percentage of CO in the sample. CO in the sample. CO in the sample. स्क्रीन पे देखें जरा क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ये कंपाउंड है जिसका एवरेज मोलर मास 32 है और वो कैसा है CO और CO2 का है जिसका मास पहले से हमें पता है इसका कितना होता है 28 और इसका कितना होता है 44. 28 या 44 कैसे पता चला होगा तो ये रफ है C प्लस O दैट इज 12 प्लस 16. CO2 का मतलब आप जानते हैं 12 प्लस 16 इंटू 2. पिछले क्लास में सब हमने मोलर मास वगैरह पढ़ लिया है. बोल रहे हैं कि ये इसका मोलर मास है. मैं यहाँ जरा mm लिख देता हूँ. ये आपको इनबिल्ट पहले से पता है. परसेंटेज पूछ रहा है इसका तो हमारे पास दो चॉइस है इसको x ले लें और इसको क्या ले लें 100 माइनस x ले लें. जरा एक बार मैं सॉल्व कर रहा हूँ देखते चलो जरा सा. तो अगर मैं मेथड 1 यहाँ यूज करूँ अगर यूज करूँ तो मेरे पास एवरेज मोलर मास का फॉर्मूला होता है टोटल मास यहाँ देखते चले MASS डिवाइडेड बाई हमने लिखा है टोटल मोल्स. अगर मैं एवरेज मोलर मास की जगह पे 32 सीधा लिख दूँ कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए और नीचे परसेंटेज निकालना है तो 100 लिख दूँ. जरा देख लें और ऊपर में लिखूँ 20 इंटू एक्स प्लस 44 इंटू 100 माइनस एक्स. तो जब इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ से एक वैल्यू आ जाएगी जो मेथड 1 है. इसको जरा पहले कॉपी कर लीजिए जल्दी से. मेथड 2 हम लोग फॉलो करेंगे क्योंकि मैं टाइम से बहुत जरूरी करना. ये आपको आता है इसके बाद आप कर लेंगे जानते हैं लेकिन हमें मेथड 2 को भी देखना है टाइम टू टाइम कि हम कैसे एग्जामिनेशन में अपना टाइम सेव करेंगे और हम सेफ एंड सिक्योर फील करेंगे. जैसे मैं अगर बोलता हूँ अगर आप ऐसे तैयारी करेंगे तो मैं आपकी सिलेक्शन की भी गारंटी दे दूंगा. आज तक जिसको हमने बोला है वो कभी ड्रॉप नहीं किया लाइफ. धीरे धीरे आपको पढ़ाते पढ़ाते आइडिया आ जाएगा मेरे बारे में चिंता ना करें. लेकिन मेरा यही सजेशन है कि हमें जो आता है वो तो आता ही है और क्या नहीं आता वो भी सीखना चाहिए. तो थोड़ा मेथड 2 देखते हैं. यहाँ मेथड 2 लिखता हूँ जरा देखेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है. आपको याद होगा मेथड 2 जरा बार मैं पूरा सॉल्व करूंगा देखें थोड़ा क्योंकि बहुत दिन पढ़ाया हुआ हुआ है तो शायद आपको याद होगा बोलूंगा. आपको याद होगा कि हमने एवरेज एटॉमिक मास में एक फॉर्मूला लिखा था. जरा इधर कॉपी कर रहा हूँ देखिए कि परसेंटेज ऑफ आइसोटॉप्स 1 निकालते थे तो पहले यहाँ पे लिखना चाहिए एवरेज एटॉमिक मास. स्क्रीन पे सभी बच्चे देखें क्योंकि परसेंटेज है तो 100 का मल्टीप्लाई करना है और जिसका निकालना है उसका एटॉमिक मास यहाँ अपोजिट लिखना है. जैसे I1 का निकालना है तो यहाँ I2 का लिख रहे थे. फिर आपको याद होगा जो ऊपर लिखा था उसको कॉपी करना है एटॉमिक मास यहाँ कॉपी. फिर एटॉमिक मास क्या करना है यहाँ पे I1 लिखना है. क्या लिखना है यहाँ पे I1 लिखना है. इसी तरीके से सेम इसी टाइप का कोई फॉर्मूला हम यूज करेंगे जो इस क्वेश्चन के लिए हम करेंगे. ये हमारा क्वेश्चन था एवरेज मोलर मास CO CO2 के बारे में लिखा हुआ है. तो मेथड 1 तो हमने देख लिया है. इसी क्वेश्चन को दोबारा हम नीचे लेकर आएंगे. तो जरा मैं एक बार दोबारा लिखता हूँ. यहाँ पे हमने लिखा था कि एवरेज मोलर मास कितना है. यहाँ पे हमने 32 के बारे में बात कर लिया है. दो कंपाउंड है CO CO2 इसका 28 होता है मोलर मास इसका 44 है. परसेंटेज ऑफ हमसे CO पूछ रहा है. ठीक है ये पूछ रहा है कितना होगा. तो मैं इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करूंगा. जरा देखो परसेंटेज ऑफ CO इक्वल टू क्या करना है यहाँ पे लिखूंगा 32. आप जानते हैं 32 हमने क्यों लिखा. यहाँ जरा देखो 32 हमने क्यों लिखा. तो 32 हमने इसलिए लिखा कि आइसोटॉप्स वाले में एवरेज एटॉमिक मास के क्वेश्चन करने के लिए एवरेज एटॉमिक मास की पहले पूरी वैल्यू लिख रहे थे उसी तरीके से एवरेज मोलर मास की पूरी वैल्यू लिखेंगे. कितना लिखेंगे 32. फिर जिसका निकालना है उसका अपोजिट वैल्यू लेना है. अपोजिट वैल्यू किसका लेंगे यहाँ पे 44 लेंगे. अपोजिट वैल्यू कितना लेंगे 44 लेंगे. आप समझ पा रहे होंगे. और मॉड हमने ये लाइन क्या खींचा है. ये जो लाइन ऐसा बना रहे हैं बार बार ये लाइन क्या है. ये लाइन बेसिकली किसी भी नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देगा इसलिए हम यूज अपनी मर्जी से करते हैं. फिर 44 को हम क्या करेंगे एज इट इज नीचे कॉपी करेंगे. सर आपने यहाँ पे 44 क्यों लिखा क्योंकि हमें CO का निकालना है. अगर CO2 का निकालना होता तो यहाँ पे कितना लिखते 28 और नीचे भी क्या आता 28. उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया. जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो परसेंटेज ऑफ जो CO की वैल्यू बुक्स में लिखा होगा 75%. इसको जरा कॉपी करना है. एक दो कंसेप्ट थोड़ा और देखेंगे जो चैप्टर का काफी मुश्किल पार्ट है. देखते हैं थोड़ा सा.
हो गया? कर लिया आप लोगों ने? देखो सभी बच्चे थोड़ा स्क्रीन पे देखेंगे, ये लाइन आज सबको थोड़ा याद रखना है, इस पे भी अगेन लिखना याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा हुआ है जरा देखो, लिखा हुआ है 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी। इसको थोड़ा मैं वर्डिंग में पहले लिख देता हूँ, फिर मैं जरा समझाऊंगा ये क्या लिखा हुआ है। 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी always occupies 22.4 लीटर वॉल्यूम। जरा देखना ये क्या है। हमें पता है कि सॉलिड के लिए या लिक्विड के लिए, स्क्रीन पे जरा सभी बच्चे देखें और मेरी बात ध्यान सुनें, इधर रफ है, ये रफ को आपको कॉपी नहीं करना है। हमें पता है कि सॉलिड लिक्विड गैस हो, सॉलिड या लिक्विड हो, इनका कोई ना कोई मोलर मास था, और इसके लिए हम लोग वेट बाई मोलिकुलर वेट हम निकाल रहे थे, इससे मोल आ रहा था। जब क्वेश्चन गैस फेज में आ जाएगा, तो गैस के लिए जब हमें मोल निकालना होगा, तो हम गैस के लिए मोल कैसे निकालते हैं? तो गैस का मोल का सीधा सीधा यही फॉर्मूला है, 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी। एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। पिछले क्लास में एसटीपी की वैल्यू हमने देखा था। एसटीपी इक्वल टू टेम्परेचर की वैल्यू 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन। कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन, और प्रेशर की वैल्यू कितनी होती है 1 atm होती है। ये बात हमने बात किया था, इसका नाम था एसटीपी। एसटीपी पे ऑलवेज ऑक्यूपाई कितना 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम। सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है, जरा ध्यान सुनना, जब भी हमारी फिजिकल केमिस्ट्री, जो भी हमने टॉपिक शुरू किया उसका नाम है फिजिकल केमिस्ट्री। मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको समझाया था कि केमिस्ट्री 3 पार्ट में, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। हम फिजिकल में ये भी केवल बात कर रहे हैं, और फिजिकल में टेम्परेचर जब भी कभी आएगा, ये रिकॉर्ड है फिजिकल को, ब्रह्मा जी का वरदान है कि जब भी आएगा केवल और केवल केल्विन में लेना है। ऐसे तो जानते हैं टेम्परेचर की कई वैल्यू होती है, जैसे फ़ारेनहाइट, इसके अलावा सेल्सियस, बहुत सारे हैं, लेकिन हम और केवल क्या लेंगे, केल्विन लेंगे। पूरी 11th और 12th के कोर्स में, मेडिकल और इंजीनियरिंग के कोर्स में, इन फ्यूचर भी अगर आप अगले 4-5 साल तक कुछ करते हैं, तो टेम्परेचर की वैल्यू किस में लेना है, केल्विन में लेना है। केल्विन में कितना है 273 केल्विन, जो 0 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू है, ये हम लेते हैं। तो इस बात को मैं जरा देखो, इसी बात को थोड़ा आप अपने न्यूमेरिकल व्यू के लिए लिखो। हमने क्या बोला है, 1 मोल ऑफ गैस, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 मोल ऑफ गैस, गैस का नाम पता नहीं है, तो 1 मोल ऑफ एनी गैस ये लिखा हुआ है एट एसटीपी इक्वल टू कितना होगा 22.4 लीटर। इसी तरीके से किसी बच्चे ने अगर ऐसा लिखा 2 मोल ऑफ गैस एट एसटीपी, क्या लिखा हुआ है 2 मोल ऑफ गैस एट एसटीपी, तो हम 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरीके से किसी बच्चे ने ऐसा बोला हाफ मोल ऑफ गैस, हाफ मोल ऑफ गैस एट एसटीपी कितना होगा, तो इसको हम कितना करेंगे, हाफ इंटू 22.4 लीटर हम करेंगे। कितना करेंगे, हाफ इंटू 22.4 लीटर करेंगे। ये जरा आपको कॉपी करना है, ये जरा आपको कॉपी करना है, जल्दी से कॉपी करेंगे। दूसरे बैच के भी बच्चे में थोड़ा मैसेज कर रहे हैं कि कब शुरू करना है। कॉपी करते टाइम जल्दी से जरा ये भी बताना है कि यहाँ तक जो मैंने पढ़ाया आज तक, क्या आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। अपना माइक ऑन करके बताना है, यहाँ तक जो हमने क्लासेस लिया है क्या आपको समझ में आ रहा है। यस सर। यस सर। यस हमारे सर। ओम सर ने बता रहे थे, ओम सर बता रहे थे कि उन्होंने भी मोल कंसेप्ट पूरा पढ़ा के खत्म कर दिया था। वो मेरे से एक दिन पूछ रहे थे कि आप मोल कंसेप्ट मत पढ़ाइएगा, बोल रहे थे कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमने दोनों पढ़ा दिया था, लेकिन फिर भी मैंने शुरू से पढ़ाया। क्या दोनों में डिफरेंसेस है या सेम पढ़ाया था उन्होंने? दीपक आपने क्लास किया था इससे पहले ओम सर से? यस सर। यस दोनों में सर। डिफरेंसेस हैं या सेम चल रहा है, सेम टॉपिक है? नहीं सर, डिफरेंस है। पुनीत आपने किया था? यस सर। तो दोनों में डिफरेंसेस भी है कुछ? यस सर, आपने जैसे शॉर्टकट काफी बता दिए हैं मेथड को इजी बनाने के लिए। और वो कैसे पढ़ाते थे, मतलब सेम क्वेश्चंस को थोड़ा डिफिकल्ट करते थे? सर सर वो नहीं, वो ज्यादा स्पीड से चलते थे, कैसे चलते थे? स्पीड ज्यादा थी उनकी पढ़ाने की। सर मेनली बुक कवर करते थे वो, जैसे बुक खोल के जैसे। अच्छा, जो नहीं, वो एनसीईआरटी का हमें ना, कंटेंट है वैसे फॉलो करते थे? यस 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 सर।
अच्छा, हम लोग एनसीईआरटी भी साथ साथ कर रहे हैं, मतलब मैं पूरा एनसीईआरटी एक बार में नहीं पढ़ाता हूँ, बीच बीच में एनसीईआरटी, फिर आउट ऑफ सिलेबस, फिर एनसीईआरटी, फिर आउट ऑफ सिलेबस, ऐसे मैं पढ़ाता हूँ। तो धीरे धीरे आप एनसीईआरटी भी घर पे देखना, लगेगा सर ने कर दिया है, चैप्टर खत्म होगा तो आपको लगेगा कंप्लीट हमने एनसीईआरटी खत्म कर लिया। ठीक है, तो आपने इतना कर लिया होगा, आज के लिए बहुत है। कमिंग क्लास में हम लोग जरा इसको शुरू करेंगे फर्दर, फिर कल की क्लास हमारी है तो कल हम लोग शुरू करेंगे। इस वीक में मुझे लगता है कि हमारा ये जो चैप्टर है खत्म हो जाएगा, और फिर हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम की ओर थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए थैंक यू सो मच।